अध्याय 17 जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में समझेंगे। लेकिन हमने पिछले वीडियो में उद्योग क्षेत्र के बारे में समझा, किस तरीके से उद्योग में रोजगार एवं उनके उप क्षेत्र का विस्तार किस तरीके से हुआ था। आइए आज आगे देखेंगे, जिसमें सेवा क्षेत्र के अंतर्गत किस तरीके से रोजगार और उनके उप क्षेत्र शामिल हैं। उप क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, होटल, परिवहन, ये सब इनके अंतर्गत आता है और साथ ही साथ बैंकिंग, बीमा और स्थायी संपदा भी शामिल किया गया है, जिसका वर्णन हम सेवा क्षेत्र के अंतर्गत करेंगे। आइए देखते हैं कि सेवा क्षेत्र का अर्थ क्या होता है। जैसा कि विगत वर्षों से अगर तुलना करें तो वर्तमान क्षेत्र में क्या है, यह काफ़ी जो है बढ़ चुका है और सकल घरेलू उत्पाद में भी इस क्षेत्र में क्या हो गया है, महत्व अधिक दिया जाता है, क्योंकि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत नई तकनीकी के आविष्कार से जो सेवाएं हैं वह बहुत सरलता से हो रही हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर एवं इंटरनेट सेवा। इस तरीके से क्या होती हैं, हमें जो सूचनाओं को आदान प्रदान करना है या किसी अन्य क्षेत्र से संपर्क करना है तो बहुत जल्दी से हो जाता। अगर पहले देखा जाए तो उसमें समय क्या लगता था, बहुत लगता था, लेकिन अब क्या हो गया है, समय बहुत कम और हम आसानी से अपना काम कर सकते हैं। आइए देखते हैं जिसमें सेवा क्षेत्र एवं रोजगार किस तरीके से लागू होता है। तो पिछले जैसे 1950 और 51 में जब सकल घरेलू उत्पाद या सेवा क्षेत्र में देखा जाए तो उसमें लगभग 30% ही क्या है माना गया था, जो वर्ष 2009 और 10 में बढ़कर वो क्या हो गया है, लगभग 57% हो गया है। तो आप दोनों की तुलना कर सकते हो, 30% से बढ़कर वह 57% हो गया है। लेकिन रोजगार में सेवा क्षेत्र जो हिस्सेदारी है उन्हीं वर्षों में जब क्रमशः 17 एवं 25% थी, तब वर्ष में क्या हो गया था, 1950 से 51 की तुलना में 2009 और 10 में जब सेवा क्षेत्र में हुए परिवर्तन को हम क्या कर सकते हैं, दंड आरेख के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे कि इस दंड आरेख के माध्यम से देख सकते थे, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र एवं रोजगार की भागीदारी को दर्शाया गया है। स्वाभाविक है, जब 1950 और 51 से देखा जाए तो इसमें क्या है, कुछ बढ़ोतरी हुई है। अगला आता है सेवा कार्य एवं उसके उप क्षेत्र। तो सेवा कार्य और उप क्षेत्र के अंतर्गत में देखा जाए तो बदलाव अपेक्षित अनुरूप नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई और उन्हीं अनुपात में रोजगार के अवसर भी क्या हो गए थे, वृद्धि तो नहीं हुई, लेकिन लोगों की अपेक्षा थी कि रोजगार भी अधिक अवसर मिले और उसमें बदलाव भी आना चाहिए, जिससे क्या हो, अन्य लोगों की उम्मीद भी बढ़ सके। लेकिन इसको समझने के लिए क्या कर सकते हैं, सेवा क्षेत्र उप क्षेत्र को देख सकते हैं। तो इस दंड आरेख या सेवा क्षेत्र या उप क्षेत्र के आरेख के माध्यम से भी देख सकते हो, जिसमें किस तरीके से इसमें परिवर्तन दिखाया गया है। सेवा क्षेत्र और उप क्षेत्र के अंतर्गत जिसमें पहला पॉइंट आता है व्यापार, होटल एवं परिवहन, भंडारण और संचार। जैसा कि सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार में देखा जाए तो इन सभी को क्या किया है, शामिल किया गया है, जिसमें व्यापार, होटल, परिवहन, भंडारण और संचार उप क्षेत्र में अधिक योगदान है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है, वस्तुओं का क्रय विक्रय, जैसे कपड़ा की खरीदी या बिक्री, नाश्ते में एवं भोजन से संबंधित वस्तुओं का विक्रय, ठहरने के लिए लॉज की सेवाएं, ये क्या है, इसमें शामिल किया गया है। जैसा कि आप परिवहन भी देख सकते हैं, परिवहन में परिवहन या भंडारण एवं संचार, जिसमें सेवा क्षेत्र उप क्षेत्र की अहम भूमिका माना जाता है। परिवहन के अंतर्गत आप वायु, रेल, सड़क, जल परिवहन को सम्मिलित किया गया है और इसमें किसी भी वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से अगर दूसरे स्थान पहुंचने रहते हैं या जाना रहता है तो इस परिवहन का उपयोग किया जाता है। और इस उप क्षेत्र के अंतर्गत छोटे छोटे जैसे होटल, मेटाडोर, टेम्पो, परिवहन सेवाओं को भी क्या, या साग सब्जी बेचने वाली जो दुकानें हैं या पान ठेले या स्वरोजगार, इसको भी शामिल किया जा सकता है, जो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है।
इस उपक्षेत्र में लोगों को लगातार क्या मिलती हैं? रोजगार मिलती है, लेकिन कभी कभी परिवर्तन होने पर इन्हें रोजगार नहीं मिल पाता। जैसे रिक्शा है, मेटाडोर, ट्रैक्टर आदि जो छोटे परिवहन हैं, जिसमें सेवा क्षेत्र लोग कार्य करने में लगे हुए या दिखाई भी देते हैं, परंतु हमेशा काम नहीं मिल पाता। कभी परिवर्तन चेंज होने से क्या होता है, उन्हें काम नहीं मिल पाता है। यहाँ कई कार्य ऐसे भी हैं जिसमें बहुत लोग लगे हुए हैं, परंतु उन्हें कम वेतन मिलता है। और इस उपक्षेत्र में कार्य करने के लिए अधिकांश लोग क्या रहते हैं, असंगठित क्षेत्र में शामिल होते हैं। जैसे आजकल का जो सबसे अत्यधिक उपयोग होने वाला है संचार। संचार के अंतर्गत जैसे रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, इंटरनेट एवं पत्र पत्रिकाएं आदि शामिल हैं। यह सबसे तेज रफ्तार से बढ़ता हुआ उपक्षेत्र माना जा सकता है, क्योंकि हमारे देश में मोबाइल की सेवा लेने वाली संख्या लगभग 75 से 80% और इंटरनेट उपयोग करने वाली की संख्या लगभग 20 और जो बढ़कर 30% भी हो चुकी हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, गांव का दुकानदार अपने कारोबार को मोबाइल के माध्यम से संपर्क से क्या है वो चलाता है, लेकिन वह शहर की दुकानों का भी प्रचलित मूल्य पता कर अपनी दुकान के लिए क्या कर सकता है, वह अपेक्षाकृत सस्ते मूल्य और ख़रीदारी भी करता है, जिससे वह संचार के इस साधन को उचित मूल्य और सामग्री प्राप्त हो सके। तो इस तरीके से उनके धन और समय की बचत भी होती है। दूसरा आता है बैंकिंग, बीमा एवं स्थायी संपदा। जैसे कि इस क्षेत्र में अगर सकल घरेलू उत्पाद को देखा जाए तो इसकी हिस्सेदारी क्या हो सकती है, जिसमें सेवाओं के अंतर्गत बैंक, डाकघर, गैस बैंक, वित्तीय कंपनी, जीवन बीमा, साधारण बीमा, फसल, वाहन आदि को इसमें क्या किए हैं, शामिल किया है। वह क्या है, अचल संपत्ति या कंपनी एवं सेवाओं को शामिल किया जाता है। यह क्षेत्र जो है सबसे तेज गति से बढ़ती हुई है, क्योंकि सेवाओं की जो श्रेणी में अगर आए तो यह क्या होती है, अचल संपत्ति के अंतर्गत माना गया है। और इसमें काम करने वाले लोग जो हैं उच्च प्रशिक्षित कर्मचारी हैं, जो आधुनिक तकनीक से भरपूर क्या करते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं व उपयोग भी करना जानते हैं। इस कारण केवल 2% लोग ही इस उपक्षेत्र में रोजगार उपलब्ध हो पाते हैं। परंतु इनका जो उत्पादन है, यह देखा जाए उत्पादन के क्षेत्र में लगभग सहयोग जो है 17% है। इस तरीके से बहुत कम लोगों को रोजगार में योगदान मिलता है, क्योंकि इसमें जो उत्पादन वृद्धि है उसमें अधिक होती है। तीसरा पॉइंट आता है सामुदायिक, सामाजिक एवं निजी सेवाएं, जिसमें लोक प्रशासन, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत सेवाएं, जैसे कपड़े सिलना, सैलून का काम एवं सफाई आदि को क्या कर सकते हैं, इसके अंतर्गत माना जाता है। जो सरकारी नौकरियां हैं इस क्षेत्र में भी आती हैं, जो सामुदायिक एवं सामाजिक निजी सेवाओं के अंतर्गत शामिल किया गया है। सेवा क्षेत्र का बदलाव और स्वरूप, जैसा कि जब तकनीकी क्षेत्र में हो रहे नवीन आविष्कारों से सेवा क्षेत्र का भी स्वरूप क्या है, बदलता जा रहा है। इसका सबसे ज़्यादा अत्यधिक प्रभाव जो है बैंकिंग, बीमा और बिजनेस सेवा में देखने को मिल सकता है। यही कारण है कि जब केवल 2% लोग क्या करते हैं, उप क्षेत्र में रोजगार पाते हैं, तो इनका जो योगदान है वह सकल घरेलू उत्पाद में 17% शामिल होता है। सन 1990 जब प्रारंभ में संचार तकनीकी ने जब आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ था, तो इनका परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, सूचना एवं प्रौद्योगिकी और आधारित कुछ नवीन सेवाएं, जिसमें शामिल हैं कंप्यूटर, इंटरनेट, एटीएम, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि सेवाओं को क्या किया था, प्रारंभ किया गया था। जिसकी पूर्व बैंकों की जो सेवाएं मुख्यतः कर्मचारी पर ही निर्भर थी। जैसा कि आप देख सकते थे पहले क्या होता था, काम जो रहता था कर्मचारी के द्वारा ही किया जाता था, लेकिन अब परिवर्तन के अंतर्गत नई तकनीकी का उपयोग अत्यधिक होता है। परंतु सूचना प्रौद्योगिकी में जब बैंकों एवं सेवाओं में कई गुना बढ़ाकर बैंकिंग सुविधाओं को क्या किए, घर घर तक पहुंचा दिया,
आज एटीएम के माध्यम से रुपए जमा करना एवं निकालना, क्रेडिट कार्ड, ऋण प्राप्त करना या रुपयों को इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान, इस तरीके से हम देख सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजना आसान हो गया है। आज वैश्विक सेवाएं जिसमें परामर्श, बातचीत, सूचना भेजना, परीक्षाओं के लिए आवेदन करना या सभी कार्य को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से भी संभव हो गया है। आज मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट से भी किसी भी क्षेत्र की जानकारी हम तत्काल प्राप्त कर सकते हैं। सेवा क्षेत्र में कंप्यूटर और उससे जुड़ी प्रौद्योगिकी जो निर्यात का भारत विश्व के अन्य देशों से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त कर रहा है। पहले की तुलना में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे हम अन्य वस्तुओं को आयात करने का भी अवसर मिलता है। सेवा क्षेत्र में चुनौतियाँ, जैसा कि इस क्षेत्र में काफ़ी चुनौती है। जो सबसे बड़ी चुनौती है वह रोजगार के अवसर में वृद्धि। जैसा कि आज सेवा क्षेत्र का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में 57% है, वही रोजगार इस क्षेत्र में सहभागिता जो है 25% माना गया है। और सेवा क्षेत्र में कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जिसमें सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत योगदान तो अधिक, परंतु इनमें बहुत ही कम लोगों को रोजगार मिल पाता है, जैसे बैंकिंग एवं सॉफ्टवेयर सेवाएं। एक और इन सेवाओं के लिए उच्च प्रशिक्षित कर्मचारी की आवश्यकता होती है, तो दूसरी तरफ इसमें उप क्षेत्र भी हैं जिनमें बहुत अधिक लोगों के रोजगार प्राप्त हुआ, परंतु जीडीपी के अंतर्गत अगर योगदान देखा जाए तो वह कम होते हैं। जैसे छोटे व्यापार व स्वरोजगार में काम करने वालों की संख्या अधिक है और इनका उत्पादन में योगदान सीमित, और इसमें सेवा क्षेत्र को दोहरा रूप भी दिखाई देता है। जैसा कि संगठित क्षेत्र में क्या होता है, रोजगार के अवसर अपेक्षाकृत काफ़ी कम हैं, लेकिन वर्ष 2009 और 10 से जो प्राप्त आंकड़े को देखा जाए तो इस क्षेत्र में क्या होते हैं, कार्य करने वाली सेवाओं को कर्मचारी की संख्या लगभग 30% थी, जबकि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी की संख्या क्या था, 70%। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसमें परिवर्तन हुआ। सेवा क्षेत्र एक और चुनौती इसमें, जैसे ठेकेदारी प्रथा, आप सुने भी होंगे कि ठेकेदारी क्या होती है। तो जहाँ ज़्यादातर असंगठित क्षेत्र पाई जाती हैं वहाँ सेवाओं को क्या करते हैं, नियोजित के लिए लाभकारी या लाभदायक कार्य कर, परंतु श्रमिकों के लिए वह लाभ नहीं मिलता। इस तरीके से बहुत सी सेवाएं जो कृषि, विनिर्माण से जुड़ी हुई हैं, जिसमें व्यापार, परिवहन की सेवाएं आदि, कृषि एवं विनिर्माण उद्योग का विस्तार तो होता है, लेकिन इससे उत्पादन बढ़ेगा और व्यापार एवं परिवहन सेवाओं की भी मांग में वृद्धि होती है। लेकिन साथ ही रोजगार में सकल घरेलू उत्पाद भी बढ़ेगा। इस प्रकार हर एक क्षेत्र में वृद्धि और दूसरे क्षेत्र में वृद्धि पर निर्भर, इस तरीके से यह अन्य